जो वेट लिफ्टिंग महिलाओं को थोड़ा बल्की बनाता है, ये सही है गलत है? अगर मान लीजिए एक लड़का का बॉडी वेट 60 किलो है, दिन भर में वो जितना भी मील ले रहा है, जिम जा रहा है, उसको 120 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। 100 योगा और स्ट्रेंथ दोनों लाइफस्टाइल में ज़्यादा जरूरी है। स्लीपिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के ज़माने पे अगर एक लड़का हो या कोई भी हो, जेंडर हो, अगर स्लीपिंग पैटर्न उसका गलत हो जाएगा तो वहाँ पे पहला हार्मोन डिसऑर्डर्स होगा, मूड स्विंग, जल्दी से गुस्सा आना। क्योंकि सोने से क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन होता है वो रेस्ट मोड में जाता है। हम प्रोटीन एक्सपेंसिव होने की वजह से वो खरीद भी नहीं पाते। तो अगर कोई प्रोटीन खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि 2-3 हज़ार से लेके 7-8 हज़ार तक प्रोटीन का रेट है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, तो अगर वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई नेचुरल तरीका है जो बजट फ्रेंडली प्रोटीन सोर्सेस है जो उस पर रिलाई कर सकते हैं? यस, आज के लाइफ में तो जमाने में सब बिजी रहते हैं, तो वीकली अगर कोई 3 टाइम्स जिम आ भी रहा है, ऑल्टरनेट डेज में हो या लगातार भी 3 दिन आके और 3 दिन बंद भी करता है, तो बाकी जो दिन वो जिम आ नहीं पा रहे हैं उस दिन उसको कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कैलोरीज वो कंज्यूम करता है, अगर वो कैलोरी से 50% अगर यूज भी नहीं करेगा तो वो कैलोरीज 30 घंटे के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे एक चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो 2025 में लगभग सभी युवा इसके प्रति आकर्षित है। हेल्थ और फिटनेस आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देखे होंगे हर एक युवा अभी जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। जो जिम नहीं जा रहे हैं वो ऑनलाइन सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं फिट बनाने के लिए खुद को लगे पड़े हैं। इसके लिए बहुत वजह हो सकता है कि क्यों फिट रहना चाहते हैं, बट फिट रहना आजकल के जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक कल्ट बन गया है। तो हमको लगा कि जो लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कौन कौन सा चीज़ है जो उनको करना चाहिए, कौन कौन सा चीज़ वो नहीं करना चाहिए, और ऐसा क्या मीथ है जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं जो कि हम उसको देखते ही उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे मीथ का भी जो सवाल है वो सवाल का उत्तर वो देंगे, हमारे साथ रखेंगे। और डॉक्टर आकाश, आपको लगेगा कि मतलब एक फिटनेस ट्रेनर के आगे भी डॉक्टर लगता है, तो वो बहुत सारे चीज़ों पे जो उनका सर्टिफिकेशन है वो किए हैं। हैदराबाद से लेके उड़ीसा में भी बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं, अब ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो, तो कस्टमाइज ट्रेनिंग भी अगर वो देते हैं सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्षो, थैंक यू। पहले आपके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम आकाश है, आई एम ए फिटनेस ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को फिटनेस के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले आप मतलब कहाँ थे, कहाँ काम कर रहे थे? आपका ये फिटनेस ट्रेनर का जर्नी कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, मेरा फिटनेस जर्नी शुरू हुआ 2014 में। तब ढेंकानाल से मेरा शुरू हुआ फिटनेस जर्नी। तब मेरे भैया का जिम था, पिंटू भाई करके, तो वहाँ मैं वर्कआउट करने जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग पहले देना शुरू किया। अच्छा। तो ऐसे धीरे धीरे होके फिर जब मेरा नॉलेज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ तो मैं हैदराबाद चला गया, तो वहाँ पे अच्छा ग्रो करने लगा, तो फिर उड़ीसा। तो जैसे आप बता रहे हैं लगभग 8-9 साल से आप इस क्षेत्र में हैं। हाँ। और लोगों को तरह तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो आज थोड़ा विस्तृत से बात करेंगे कि मतलब जो आजकल के यंग जनरेशन है, धीरे धीरे जिम की तरफ उनके जो इंटरेस्ट है बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लास्ट 15-20 साल से योगा के प्रति भी लोगों का थोड़ा आकर्षण बढ़ रहा है। यस। तो अभी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली फिटनेस ट्रेनिंग क्या होती है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो घर में करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। हाँ। और जो जा सकते हैं वो
जिम में भी जाते हैं। यस। तो कैसे कर सकते हैं, अगर घर में बैठ के कोई कैसे कर सकता है अगर किसी के पास पैसा नहीं है? और जो बहुत सारे मीथ भी है, लोग बहुत सारी चीजें फैलाते हैं कि ये अच्छा है तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है तो ये अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा आपसे आज थोड़ा रूबरू होंगे। तो पहले जो मेरा जो सवाल होगा वो नींद को लेके। अभी देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, और सोने का जो कोटा है, हमको पहले सिखाया जाता था कि 8-9 घंटा सोना चाहिए, कुछ भी काम हो जाएगा। दूसरे दिन एग्जाम भी है तब भी आपको सोने के लिए बोलते थे पहले हमारे माता पिता। लेकिन अभी देख रहे हैं कि रात 3 बजे लोग सो रहे हैं, और जो स्लीप का कोटा है लगभग 4-5 घंटा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जॉब की वजह से, काम का प्रेशर की वजह से उनको करना पड़ रहा है। बट अभी एक रिसेंट स्टडी में इंटरनेट में देखा जिसमें कि ये बोल रहे हैं कि लगभग जो है 39% जो हमारे आबादी है, इतना ही लोग केवल 6-7 घंटा सो पाते हैं। बाकी जो 60% है वो सो नहीं पाते हैं, किसी भी वजह से हो। तो आपके हिसाब से ये जो कम नींद होता है उनका, जो नींद कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो हम सोचते हैं कि 8 घंटा होना चाहिए, तो इसका एडवर्स इफेक्ट व साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो स्लीपिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के ज़माने पे अगर एक लड़का हो या कोई भी हो, जेंडर हो, अगर स्लीपिंग पैटर्न उसका गलत हो जाएगा तो वहाँ पे पहला हार्मोन डिसऑर्डर्स होगा, मूड स्विंग, जल्दी से गुस्सा आना। क्योंकि सोने से क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन होता है वो रेस्ट मोड में जाता है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं हमारा ब्रेन यूज होता है, उसमें हमारा ब्रेन का सेल्स भी डैमेज होते हैं। तो वो रिकवरी हीलिंग होता है कब, जब हम सोते हैं। तो 6-7 घंटा 8 घंटा सोना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होगा फुल बॉडी में यूज होगा। तो सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि हम काम करते हैं रात में और देर रात तक काम करते हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर रात में अच्छा नींद नहीं आया, फिर भी अगर दिन में एडिशनल 2-3 घंटा वो सो सकते हैं तो वो कवर अप हो जाता है। क्या ये सच है? कवर अप तो नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि नींद का सोना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि नींद में ही हमारे बॉडी से हार्मोन सिक्रेट होता है। तो दिन में अगर आप सोएंगे तो फिर दिक्कत तो होगा थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए कोई 1 साल से जिम कर रहा है लेकिन वो 3 या 4 घंटा सो रहा है 1 साल तक, तो उसमें जिम, लोगों को लगता है कि अगर हम जिम अच्छे से कर रहे हैं, वर्कआउट बहुत हार्डली कर रहे हैं, तो हमको सोने का जो है कोटा है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम तो रेगुलर एक्सरसाइज ही कर रहे हैं ना, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्कआउट कर रहे हैं तो बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट ले लूँगा लेकिन सोऊंगा नहीं, ये तो गलत बात है। क्योंकि जितने भी सारे हम न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं वो तब अच्छे से काम करेगा जब आपका स्लीपिंग पैटर्न जब सही रहेगा, तब जाके सारे न्यूट्रिशन सही से काम करेंगे। राइट। तो मतलब कितना भी वर्कआउट करें, आपको जो नींद का कोटा है वो पूरा करना चाहिए। तो जो भी हमारे दर्शकों देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप किसी तरह से भी आप नींद को डिस्टर्ब मत कीजिए, और 8 घंटे का नींद जरूर लीजिए। क्योंकि जैसे आकाश जी बता रहे थे कि वर्कआउट कितना भी करें, एक्सरसाइज कितना भी करें, अगर हमको 7-8 घंटे का नींद नहीं होता है तो उस हमारा जो बॉडी में एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। ठीक बोल रहा हूँ? डेफिनेटली यस। ओके। तो अभी हम थोड़ा वर्कआउट फ्रीक्वेंसी, टाइप एंड लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। Yes. ठीक है? तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं वो रेगुलरली नहीं जा पाते हैं जिम। ठीक है? तो कहीं मीटिंग होता है, बाहर उनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में हमको जो लगता है कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहता है, वो बॉडी में जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं डालता है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर भी बोलते हैं कि अगर 2 दिन फिर आप कर देंगे तो फिर मसल वही ये हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, तो फिर नई से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो हफ्ते में 3 दिन कर पा रहे हैं,
तो जो रेगुलर कर रहे हैं और जो हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं, तो उसमें क्या अंतर होना चाहिए, और ताकि दोनों को अच्छा रिजल्ट मिले, तो कैसे वो एक्सरसाइज जो अगर 3 दिन कर रहे हैं तो कैसे करें? पहले तो ये बताइए कि 3 दिन मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करने से कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो क्या होता है, और अगर वो कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? यस, आज के लाइफ में तो जमाने में सब बिजी रहते हैं, तो वीकली अगर कोई 3 टाइम्स जिम आ भी रहा है, ऑल्टरनेट डेज में हो या लगातार भी 3 दिन आके और 3 दिन बंद भी करता है, तो बाकी जो दिन वो जिम आ नहीं पा रहे हैं उस दिन उसको कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कैलोरीज वो कंज्यूम करता है, अगर वो कैलोरी से 50% अगर यूज भी नहीं करेगा तो वो कैलोरीज 30 घंटे के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर जिम भी नहीं आ पा रहा है तो उसको कार्डियो करना जरूरी है, वॉकिंग या कुछ मतलब भी। आप बोल रहे हैं कार्डियो रेगुलर करना जरूरी है? अगर आप रेगुलरली नहीं आ पा रहे हो तब भी आपको कार्डियो रेगुलर जरूर करना है? नहीं, रेगुलर कार्डियो नहीं, घर में रह के भी कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता है, लाइक स्क्वाट, पुशअप, पुलअप, ये तो फिजिकल एक्टिविटीज तो कर सकता है ना घर पे भी रह के। ओके 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 ओके। तो और एक सवाल आता है लोगों के मन में कि जैसे हमको बताया जाता है कि आप योगा कर रहे हो और कोई अभी वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है? कौन सा मतलब योगा बेटर है या वर्कआउट बेटर, ऐसे नॉर्मली? यस, योगा क्या करता है ना, आपका जो बॉडी उसको फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है उसमें आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो योगा और स्ट्रेंथ दोनों लाइफस्टाइल में ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बता रहे हैं कि दोनों करना चाहिए एक साथ? दोनों करना चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़का कंटिन्यू योगा करता जा रहा है तो उसका बॉडी का स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत कमी तो रहेगा ही रहेगा। तो स्ट्रेंथ और योगा दोनों का मसल ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। यस, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ 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 अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन मसल्स ग्रोथ नहीं है तो वो भी थोड़ा स्ट्रेंथ में दिखता है, दिक्कत तो होगा ही। राइट राइट राइट। लेकिन अभी जैसे एक स्टैटिस्टिक में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि लगभग 0.2% से 0.6% लोग हमारे देश में जो है जिम जाते हैं। बाकी 99 जो प्रतिशत है, 99% लोग वो अभी तक जिम नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों के पास जो हम लोग जा रहे हैं वो 0.2% से 0.6% है, ठीक है? तो इसमें आपका क्या कहना है? अभी क्या करना चाहिए? ज़्यादा लोगों को आना चाहिए या क्यों देखते हैं कि इतना जो मतलब बॉडी के ऊपर इतना सब अवेयरनेस है, सोशल मीडिया में तरह तरह की चीज़ें चल रहा है, फिर भी क्यों जिम आने में लोगों को मतलब हिचक है? क्योंकि क्यों नहीं आते, हेजिटेट क्यों करते हैं? और फास्टिंग आजकल तो किसी के पास खुद को टाइम देने के लिए टाइम है नहीं, जैसे कि जिम कोई जा सके। अगर मान लीजिए जिम अगर कोई आ भी नहीं रहा है, जैसे कि आपने बताया बहुत कम लोग इंडिया से जिम फिटनेस ज्वाइन करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो जिम आ भी नहीं पा रहा है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको घर में भी रह के कर सकते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और एक चीज है कि जैसे WWE में जो रेसलर होते हैं, तो हमेशा हम लोगों को हमारे दोस्तों चिढ़ाते हैं कि जो रेसलर्स होते हैं वो क्यों 60 साल से ऊपर नहीं टिक पाते हैं, वो क्यों उनका डेथ हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर जिम जाओगे तो आपका भी हार्ट इशू जा सकता है, आपको भी जो ज़्यादा उम्र आपका है वो धीरे धीरे घटने लगता है। आप इसमें बिलीव करते हैं या? बिलीव तो नहीं करता, क्योंकि जिम करने से क्या होता है ना, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सही रहता है। अच्छा। मान लीजिए किसका हार्ट प्रॉब्लम जेनेटिकली डिसऑर्डर्स की वजह से भी, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी डेथ हो सकता है, या कोई तरह तरह की ड्रग्स मनमर्जी लोग लेते हैं बॉडी बनाने के लिए। आजकल के ज़माने में जिम ज्वाइन करते ही नशा चढ़ जाता है कि मेरा बॉडी कैसे जल्दी बन जाए,
अगर ट्रेनर अगर बता भी नहीं रहा है तो वो लोग क्या करते हैं ना, गूगल से यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं, इंस्टाग्राम के तरह तरह चीज़ें आते हैं, ये ले लो वो ले लो, कोई भी चीज़ है ऑनलाइन से मंगा लेते हैं, पता भी नहीं होता है कि वो ऑथेंटिक जेन्युइन है या डुप्लीकेट है क्या नहीं है, तो ऐसा ही है। ओके, तो आपको लगता है कि कभी कभी ओवर ट्रेनिंग भी आपका बॉडी को क्षति पहुंचा सकती है? ओवर Yes. ट्रेनिंग जो करते हैं, मेरे ख्याल से जो रेसलर होते हैं वो उनको फाइट करना पड़ता है, तो ड्रग्स ये सब लेके या जो भी है उनका एडिशनल सप्लीमेंट कभी कभी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट देता है, राइट? ओके ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा डाइट के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में और इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो अभी थोड़ा डाइट और सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेनर के पास जाते हैं तो पहला ये होता है कि डाइट यही होना चाहिए, आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये सब जब हम ज्वाइन करते हैं कोई भी जिम, ये पहले सुनाई देता है ताकि हाँ, तो इसके लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि आजकल आप देखते हैं कि एक जैसे प्रोटीन एक सबको रेकमेंड किया जाता है कि आप प्रोटीन लेना चाहिए, आप भी रेकमेंड करते हैं। तो इसमें और एक है चीज की, काफी सारे लोगों को जो प्रोटीन एक्सपेंसिव होने की वजह से वो खरीद भी नहीं पाते। तो अगर कोई प्रोटीन खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि 2-3 हजार से लेके 7-8 हजार तक प्रोटीन का रेट है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, तो अगर वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई नेचुरल तरीका है जो बजट फ्रेंडली प्रोटीन सोर्सेस है जो उसमें रिलाई कर सकते हैं? कोई ऐसा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि अगर कोई प्रोटीन नहीं खरीद पा रहा है पैसा देके, तो घर में नेचुरल चीज़ों से कैसे वो सेम जो प्रोटीन का सोर्सेस है हाँ वो उसको मिल सकता है? या जैसे आपने बताया हर एक कंपनी का अलग अलग रेट है, प्राइस है। तो एक अगर सप्लीमेंट वो ला भी रहा है, कोई भी कंपनी का प्रोटीन हो, 6,000 के 7,000 के अंदर आएगा, वो 1 महीना चलेगा। तो वही बजट में आपको अच्छा डाइट भी मिल जाएगा, जैसे फिश हो गया, एग्स हो गया, चिकन हो गया, और अगर वेजिटेबल में पकड़े हम तो पनीर हो गया, राजमा हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स है। तो जैसे कि हमारे आजीविका लाइफस्टाइल में पर केजी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिम जा रहा है तो 1.5 इंटू 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए एक लड़का का बॉडी वेट 60 किलो है, वो जिम जा रहा है तो 120 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर डेली डे लाइफस्टाइल में। अच्छा, तो अगर वो ब्रेकफास्ट भी कर रहा है, लंच भी कर रहा है और डिनर भी कर रहा है, उसके बाद भी आपको वो प्रोटीन चाहिए, या अगर ये अच्छा कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा कम कर सकते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए एक लड़का का बॉडी वेट 60 किलो है, दिन भर में वो जितना भी मील ले रहा है, जिम जा रहा है, उसको 120 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। 100 ग्राम प्रोटीन से 120 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है। मान लो कि डाइट से पूरा नहीं हुआ तो बाहर से लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट पाउडर जो हो गया वो, या कोई सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पर डे हिसाब से प्रोटीन ग्राम जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना तो, वरना फिर मसल्स रिकवरी में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, लेकिन आप सुने हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर एक आदमी का या औरत का कि बॉडी का अलग अलग नीड्स है। किसी का बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है, किसी का प्रोटीन कम हो सकती है, किसी का आपका क्या होता है मैग्नीशियम कम हो सकता है, किसी का कैल्शियम कम हो सकता है। तो रैंडमली आप प्रोटीन खाना शुरू नहीं करके आपका टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एक करवाइए, उसी हिसाब से आप खाएंगे तो अच्छा है। तो आपके हिसाब से मतलब जिम ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली आप प्रोटीन खा लेंगे, या आप सजेस्ट करेंगे कि कोई मेडिकल टेस्ट करें? अगर कोई उनका स्पेसिफिक कोई इशू होगा या कुछ एलर्जीज होगा, कुछ होगा, तो इसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट करना जरूरी है बिफोर गेटिंग इनटू द प्रोटीन इंटेक। ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक लड़का पहले जिम ज्वाइन कर रहा है तो उसका ब्लड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे क्या है? कि ब्लड वर्क। ब्लड टेस्ट हो गया। ओके। तो मेजर जो होते हैं टेस्ट, बीएमआई हो गया, बीएमआर हो गया, उसके बाद एलएफटी, केएफटी, उसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है अगर एक ट्रेनर को पता चलेगा तो उसी हिसाब से वो उस डाइट प्लान बनाएगा, वर्कआउट प्लान बनाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि नहीं प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, इतना ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ता है पर डे के हिसाब से, लेकिन मुझे पता नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है, दे दूंगा, फिर बाद में इश्यूज होगा। तो यही है, ब्लोटिंग होता है, बहुत सारे इंडाइजेशन प्रॉब्लम अगर पहले से है तो ब्लोटिंग तो होगा ही। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो मतलब जनरल रिकमेंडेशन है कि कोई भी टेस्ट करने के लिए कोई बोला नहीं, अभी तो हम तो सुने नहीं है, मतलब बोलते हैं कि प्रोटीन इज ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ, तो आप इसको खाओ तो आपका जो, जब हम जिम जाते हैं बहुत लोगों को, ये भी आपको आपको पूछूंगा बाद में कि एक है कि लोगों को लगता है कि जब हम जिम जाते हैं मसल बिल्डअप करते हैं, जब आके सोते हैं तो मसल लूज करते हैं, तो ये सही है या क्या है? आप जिम जब जाते हैं आप मसल वहां लूज करते हैं या गेन करके आते हैं? हम जिम जाते हैं मसल को तोड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे मसल ट्योर होता है। तो जब हम अच्छे डाइट लेंगे, अच्छा स्लीप लेंगे तो वो रिकवरी होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि लोगों को लगता है, हमने भी देखा है काफी सारे हमारे दोस्तों में, कि पहली बार गए सभी एक्सरसाइज करके आ गया, ऐसा हुआ कि नीचे उतर ही ना पाए, और उनको लगता है कि हम बहुत मसल्स गेन करके आए। तो ये एक मिथ है, लोगों को पता नहीं है कि जो स्लीप होता है और रेस्ट होता है, इसीलिए आप लोग शायद वो प्रोटीन का इंटेक जो है एक्सरसाइज के वर्कआउट के बाद ही आप रेकमेंड करते हैं कि आप ये करें, ताकि जो मसल्स का जो डैमेज है उसको वो प्रोटेक्ट करे, मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करे। यस, ठीक बोल रहा हूँ? तो और एक सवाल करते हैं, आपके निजी सवाल करते हैं, क्योंकि आप 8-9 साल से मतलब इसको कर रहे हो, मतलब ये एक तरह का आपका करियर ही है, मतलब हम भी जो क्षेत्र में काम करते हैं वो 8-9 साल काम करते हैं, मतलब करियर ही होता है। तो आपके हिसाब से ये जो फिटनेस ट्रेनर का जो जॉब है उसको एक फुल टाइम करियर में देखा जा सकता है? फुल टाइम इंडिया में तो शायद पॉसिबल नहीं है, अभी तक नहीं है? अभी तक तो है नहीं। अच्छा। क्योंकि आज है मैं फिटनेस ट्रेनर, मेरा 10 साल हो गया इसी फील्ड में। तो कहीं पे अगर फिटनेस ट्रेनर का पैकेज बहुत कम रहता है। अच्छा, इनकम सोर्स आप सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम वो फिजिबल नहीं है अभी तक? उतना इनकम इंडिया में तो फिटनेस ट्रेनर का हुआ नहीं अभी तक। फिर भी खुद का बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो उतना भी उसको ऊपर बॉडी के ऊपर खर्चा भी तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। फिजिक मेंटेन करने के लिए तो सही बोल रहे। तो आपको लगता है कि जो फिटनेस ट्रेनर, मतलब आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, बट ओवरऑली अगर हम इंडिया में देखेंगे तो जो फिटनेस ट्रेनर्स अपने को फिट रखने के लिए, घर चलाने के लिए और खुद का जिंदगी अच्छे से जीने के लिए जो इनकम होना चाहिए अभी तक वो संभव नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से शायद आप बोल रहे हैं कि फिटनेस एज ए फुल टाइम करियर अभी तक मतलब एक कंफर्टेबल जोन नहीं है। नहीं, लोग कर रहे हैं, उनका पैशन है, लोग कर रहे हैं कि आसपास रह के कुछ काम करना है, और लोगों का ये भी है कि मतलब इसमें आए हैं तो ट्रेनिंग में जाएंगे तो हमारा भी कंटिन्यूस इंप्रूव होता रहेगा और लोगों को सिखाते रहेंगे। बट आप सजेस्ट कर रहे हैं अभी तक वो माहौल नहीं बना है कि हम कह सकें कि आप आओ इसमें आप फुल टाइम करियर बनाओ। तो मेरे मन में एक दिमाग में आ रहा था, और कहीं पे ये सवाल पूछा नहीं जाता, कि जैसे हमारा पार्क हो गया, हमारा बहुत सारे रिक्रिएशन सेंटर्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट कर रहे हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिटनेस ट्रेनर के लिए मुझे पता नहीं है, शायद आप बता सकते हैं अगर आपको इसमें नॉलेज होगा, मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई अलाउंसेस या कोई जॉब के लिए कोई पोस्ट आता है, ऐसे कोई कौन सा भी एरिया में आपको पोस्ट मिलता है? जैसे पुलिस में आपका अगर फिटनेस है, फिटनेस ट्रेनर है आप, तो आपको पुलिस में भर्ती होने के लिए कोई मतलब रिजर्वेशन या कुछ होता है, या ऐसा कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ पे फिटनेस ट्रेनर को गवर्नमेंट जॉब मिलता है? फिटनेस ट्रेनर को तो नहीं मिलता है, जो बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं हमारे इंडिया को बाहर के कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं,
तो उन लोगों को मिलता है, फिटनेस ट्रेनर को मिलता नहीं, जो नहीं, बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए तब तक तो, मान लीजिए मैं बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे नेशनल को बाहर की कंट्री में रिप्रेजेंट करने में 10 साल लग जाएगा, तो तब तक तो बहुत पैसा खर्चा हो गया होगा उसके पीछे। वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशनल है, हम्म। मतलब 1 लाख में कोई एक जाएगा, हाँ ऐसा ही है, ठीक है, 1 लाख में एक ही फिर जाएगा। 1-2 साल के बाद दूसरा कोई उसमें वो पास करता है तो वो जाएगा या हाँ जाएगी, ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन मैं ये जनरली बता रहा हूँ, उड़ीसा में लगभग आपके हिसाब से कितने फिटनेस ट्रेनर होंगे लगभग, जो ट्रेंड है और किसी ना किसी प्रोफेशन में है, कितने होंगे लगभग? मे बी 200 के आसपास। 500 तक हम देते हैं। हाँ। तो 200 से 500 से मैं यही बोल रहा हूँ, अगर एक स्टेट में ऐसे होंगे तो बहुत सारे ट्रेनर अलग अलग जगह पे हैं, और जहाँ पे जो मेट्रो सिटी है वहां पे तो उनका तादाद और ज्यादा होगी। हाँ हाँ हाँ, यस। तो आपको नहीं लगता है कि फिटनेस ट्रेनर के लिए कोई ना कोई, मतलब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए? हो सकता है उसमें रिटन एग्जाम हो या जो आपका फिजिकल एग्जाम हो वो करें, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई भी लड़का या लड़की 10 साल तक किसी क्षेत्र में काम करे और उसके बाद उनके पास गवर्नमेंट से कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मतलब हम कोई स्टाइपेंड नहीं बोल रहे हैं या कोई अलायंसेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बट कोई जॉब अगर मिल जाता, ऐसा आपको नहीं लगता कि ये सब धीरे धीरे शुरू होना चाहिए? डेफिनेटली शुरू होना चाहिए। मान लीजिए एक लड़का सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, जिम में तो उतना ट्रेनर रहेगा तो उतना सैलरी नहीं है, पैकेज उतना है नहीं। तो जैसे कि आपने बताया कि पार्क गवर्नमेंट कोई ओपन कर रहा है, वहाँ पे भी छोटा छोटा इक्विपमेंट है। तो एज यूजुअली आपने देखा होगा कि जो लोग पार्क जाते हैं आइदर वो एजेड लोग होते हैं, एजेड लोग, तो वहाँ पे एक ट्रेनर होना चाहिए उनको गाइड करने के लिए। एक तो एजेड लोग हैं, हाँ उठा लूँगा ये वो सारे कर लूँगा, तो अगर ब्रीदिंग ब्रीद आउट उसको सही से पता नहीं होगा कि कौन से मूवमेंट में ब्रीद आउट करना है, कौन सी मूवमेंट में ब्रीद आउट करना है, तो वहाँ पे एयर ब्लॉक हो सकता है बॉडी में, फिर दिक्कत भी दिखाएगा। तो फिटनेस ट्रेनर को भी गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए कोई भी क्षेत्र में। हाँ, और ये आप बोल रहे हैं कि ये जरूरी भी है? ज़रूरी डेफिनेटली है, क्योंकि जो लोग पार्क जाते हैं, छोटे बच्चे भी जाते हैं, उनके साथ उनके ग्रैंड फादर हो गया या ग्रैंड मदर हो गया, एजेड लोगों के साथ भेजते हैं वहाँ पे गाइड करने के लिए, तो एक ट्रेनर होना चाहिए। पार्क में भी एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे पार्क में जिस इक्विपमेंट एरिया होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ का एरिया होता है पार्क में, हर एक पार्क में फिजिकल एक्टिविटीज़ एरिया होते हैं, तो वहाँ पे तो एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ता है डेफिनेटली। तो अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और उसका जवाब या तो ट्रू और फेल्स में देंगे या हाँ या ना में आप दे सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल है कि जो वेट लिफ्टिंग महिलाओं को थोड़ा बल्कि बनाता है, ये सही है गलत है? ये गलत है। गलत है, अच्छा, क्यों लगता है आपको गलत है? क्योंकि लड़कियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेरेटिवली। अगर देखा जाए एक लड़का और लड़की में, लड़कियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लड़कियां सोचते हैं कि अगर मैं वज़न उठाऊंगा तो मेरा लड़का जैसा बॉडी बन जाएगा। हाँ अच्छा। हाँ, ये इस बात को लेकर लड़कियां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते नहीं है। अच्छा, लेकिन ये एक मिथ है, ये सच नहीं है? ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अगर एक लड़की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा उसमें उसका हार्मोन बैलेंस रहेगा और जॉइंट फोर्सेस इंक्रीज होगा। हाँ, कैल्शियम बॉडी में जो कैल्शियम बॉन्ड डेंसिटी है वो रेगुलाइज होगा। तो लड़कियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बल्कि नहीं होंगे, गलत है, फैला जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जो वर्कआउट के बाद अगर आपका मसल सोरनेस नहीं है तो आपका वर्कआउट बेकार है, ये भी आता है, ये सही है गलत? मानते हैं इसको? अगर सही से रिकवरी नहीं हुआ होगा तो सोरनेस रहेगा अगले दिन। नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर आपका वर्कआउट के बाद मसल सोरनेस नहीं है मतलब आपका वर्कआउट बेकार है, कोई काम का नहीं है। ये हमेशा सही होता है या? वर्कआउट में सोरनेस, अगर मान लीजिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अगले दिन बॉडी में अगर सोरनेस रह भी रहा है तो कहीं पे ना कहीं पे कुछ
गलत किया मैंने। आइदर मेरे पता लगाना है कि मेरे जॉइंट में पेन हो रहा है या मेरे मसल्स में। अगर मसल्स में पेन हो रहा है तो सही से रिकवरी नहीं हुआ है, या वर्कआउट हेवी ट्रेनिंग किया है, ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी सोरनेस आएगा। ओवर ट्रेनिंग किया होगा तो। ओके, दूसरा सवाल है, अगर हम ट्रेनिंग करें तो इसमें आपका फैट जो है वो मसल में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, एक होता है रिकम्पोजिशन, होता है। हाँ, उसमें कार्ब साइकिल रहेगा हम्म। तो हो सकता है ऐसा इजीली फैट कन्वर्ट टू मसल्स। उसका डाइट अलग रहेगा, वर्कआउट प्लान भी अलग रहेगा। ओके, और एक सवाल है, 7 बजे के बाद क्या जो कार्ब्स होता है, शाम को 7 बजे के बाद जो कार्ब्स होता है वो ऑटोमेटिकली फैट में स्टोर हो जाता है? ये एक बात है। क्या होता है ना, मोस्टली 4 बजे के बाद शाम हमारे जो होते हैं, हमारा बॉडी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नेचुरली बनाता है बॉडी के अंदर, फ्लूइड बनाता है जो कि खाने को जल्दी पचा के इजीली डाइजेशन करके बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको दे सके। 4 बजे के बाद क्या होता है ना, हमारा वो बॉडी एंजाइम्स बनाना धीरे धीरे स्लो कर देता है। तो 7 बजे के बाद अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहा है तो ज़्यादा लाइट कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना ज़रूरी है। ओके ओके, दूसरा सवाल है कि अगर डेली हम 100 क्रंचेस मारे तो क्या हमारा 1 महीना में एब्स आ जाएगा? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आएगा। अच्छा, और ज़्यादा करना पड़ेगा? ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रेगुलर 100 करेंगे तो पहले जिस मैंने बताया कि 1 हफ्ते तक तो लगेगा, पेन रहेगा, उसके बाद बॉडी रिकवरी मांगेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने बताया रिकवरी होना, मसल्स को रेस्ट देना पड़ता है रिकवरी के लिए, तो रेगुलर करेगा तो फिर 1 महीने में फिर भी नहीं होगा? 1 महीने में तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा स्वेटिंग कर रहे हैं इसका मतलब आप ज़्यादा फैट को बर्न कर रहे हैं, ये सही है? ऐसा नहीं, अगर नॉट नेसेसरी। अच्छा, अगर ज़्यादा पसीना छूटने से कोई ज़्यादा फैट बर्न कर लेगा, लोग स्टीम बाथ ले लेंगे या धूप में खड़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बात तो है। हाँ, तो ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, राइट? अच्छा अच्छा। तो और एक है, जैसे हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि अगर आप हार्ड वर्कआउट करते हो तो आप एक बैड डाइट को भी मैनेज कर सकते हो। मतलब आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो तब भी, अगर आप बात कर ही रहे थे वो, मतलब आप अगर हार्ड वर्कआउट कर रहे हो तो आप एक बैड डाइट को आउट ट्रेन कर सकते हो या नहीं? जंक फूड के बारे में आप कह रहे हैं? बैड डाइट कोई भी है जो आप बेहतर बता सकते हैं कि बैड डाइट क्या है। और मतलब आप वर्कआउट अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप क्या इग्नोर कर सकते हो उस सरल भाषा में? या ये दोनों, जितना वर्कआउट इम्पोर्टेंट है डाइट इतना इक्वली इम्पोर्टेंट है? इक्वल इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कहना भी चाहिए, क्योंकि जो डाइट प्लान होगा आपका वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रहेगा कि आपको कितना कैलोरीज बर्न करना है जिम के अंदर, उसी हिसाब से आपका डाइट प्लान रहेगा। अच्छा अच्छा। अगर मान लीजिए आपने एक दिन डाइट को मिस भी कर लिया, ज़्यादा वर्कआउट किया है मैंने, ओवर ट्रेनिंग किया है, तो उसी हिसाब से मेरा डाइट प्लान रहेगा। ओके। अगर मैं नहीं दूंगा उस दिन उसी हिसाब से बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दूंगा तो अगले दिन जब मैं जिम जाऊंगा तो परफॉर्मेंस वहां पे ही खराब होगा। ओके, हाँ, तो मतलब डाइट और वर्कआउट इक्वली इम्पोर्टेंट? इक्वल। ओके, तो जिन लोगों को भी लगता है कि हम हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं तो हम थोड़े बहुत डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो जो आकाश जी बता रहे हैं आप ऐसा ना करें, क्योंकि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वर्कआउट में बिलीव करते हो तो आपको डाइट पे भी बिलीव करना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ? डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसे हमारे दोस्त वगैरह पूछते रहते हैं कि मैं अगर एक्सरसाइज ना करूं तो क्या मेरा जो मसल्स है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है? मसल्स तो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको पहले, हाँ, कि जो भी हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे वो 30 घंटे के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा धीरे धीरे होते 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 फैट का वजन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। ओके, ऐसा ही होगा।
अच्छा। और एक सवाल जो काफ़ी सारे लोग करते हैं और एकदम आपका फिटनेस जिम रिलेटेड नहीं है, बट आपको पता होगा, यही सोचकर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम रनिंग करते हैं, जो रनिंग करते हैं, तो इसमें जो हमारा नीज है वो क्या ओवर द टाइम खराब होने लगता है? अगर काफ़ी टाइम से अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो ओवर द ईयर्स, आप मतलब 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, धीरे धीरे क्या हमारा जो नीज है उसमें प्रॉब्लम आता है? ये सच है? यस, पक्का। मेरे 6-7 क्लाइंट ऐसे हैं, हाँ। उनका लिगामेंट टेंडन का प्रॉब्लम है। जो 6-7 लोगों का लिगामेंट टेंडन का प्रॉब्लम है, वो सब रनिंग कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली। मैं कोई भी तो फुटबॉल प्लेयर होगा या हाँ, कोई रनिंग पहले से कर रहा होगा, तो उनका बाद में ये होना तय है। हाँ। तो अगर ड्यूरिंग द टाइम जब वो रनिंग कर रहा है, मैं इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ कि कितना मैंने जो इंटरनेट में देखा, लोग बोलते भी हैं कि रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप दौड़ते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगा। लेकिन ये जो पॉइंट आपने भी बताया, हालांकि मतलब बहुत लोगों को अलग अलग मानना है, कुछ लोग नहीं मानेंगे शायद, उनको लगता है कि रनिंग इज ए क्रूशियल पार्ट इन देयर डेली वर्कआउट और जो एक्सरसाइज जो करते हैं। बट आप जैसे बता रहे हैं कि अगर रनिंग रेगुलरली कर रहे हैं तो वो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जिससे मैंने बताता हूँ आपको, रनिंग करने से क्या होता है ना, आपका जो एंकल जॉइंट, नीज जॉइंट, पेल्विक एरिया जॉइंट, बॉडी फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए। उसमें सारा जो जॉइंट होता है वो जर्क होते हैं, टक्कर होते हैं दोनों में। तो जॉइंट के अंदर एक जो फ्लूइड होता है, हाँ, ये घर्षण पैदा होता है, तो उसमें जो फ्लूइड होता है वो धीरे 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 सूख जाता है। वो यस वेस्ट होता है। उस फ्लूइड को रिकवरी करने के लिए भी मेडिसिन लेना पड़ता है उस ड्यूरिंग द टाइम। मान लीजिए मैं 3 महीने, मुझे एक रनिंग का कंपटीशन है मेरा, मान लीजिए 3 महीने के बाद मेरा एक रनिंग का कंपटीशन है, मैं प्रैक्टिस करूंगा रनिंग की, तो मुझे पता है कि मेरा नीज जॉइंट में जो फ्लूइड होता है, रनिंग करूंगा वो भी वेस्ट होगा, यूज होगा, तो उसको रिकवरी करने के लिए लेना पड़ेगा। फैटी एसिड, ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन D3, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर नहीं लेगा एक लड़का तो बाद में प्रॉब्लम डेफिनेटली झेलेगा। ओके, तो ठीक है, और 2 सवाल लेते हैं, उसमें हम हमारा आज का पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। आप बहुत सारे जो सवाल है उस सवाल का अच्छा मतलब रेस्पॉन्स देने का ये किया है। ये जो सवाल है, ये सवाल ज़्यादातर महिलाओं के लिए हो सकता है कि इन लोगों का जब भी कोई मतलब थोड़ा सा हेल्दी दिखने लगते हैं और या थोड़ा फैट बढ़ता है, तो उनको लगता है कि नींबू पानी पीने से उनका फैट बर्न होता है। ये सही है? बिल्कुल गलत है। नींबू पानी मतलब ये सही नहीं है। उसमें साइट्रिक मतलब एसिड होता है। गांव से लेके शहर तक हर जगह पे ये पूरा एक कॉमन बिलीफ है कि आप अगर नींबू पानी पीते हैं तो आपका फैट बर्न होता है। आगे जाके एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन साइट्रिक एसिड। फैट बर्न नहीं होता। लास्ट सवाल, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो ट्रेनर है वो बाद में इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं, दूसरों के लिए बहुत बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स चीज़ों को प्रमोट करते हैं वो खुद उसको इस्तेमाल करते हैं? नो, नहीं करते। मैं ये आपका कम्युनिटी के बारे में आप बता रहे हैं। कम्युनिटी के बारे में नहीं, मान लीजिए मुझे एक प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं खाली प्रोडक्ट को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप बोलते हैं कि ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो अच्छा होगा, क्या वो खुद ये करने में बिलीव करते हैं, या ऐसे बताने के लिए इन्फ्लुएंसर और टीचर होने का रोल अदा करने के लिए वो सब करते हैं? वही इन्फ्लुएंसर जो वर्कआउट वो लगाते हैं, ये करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ, शायद वो डेफिनेटली नहीं किए होंगे, क्योंकि नहीं कर रहे भी होंगे, क्योंकि व्यूज बढ़ाने के लिए वो लोग बता देंगे ऐसे करो ऐसे करो। ये नॉट नेसेसरीली जो इन्फ्लुएंसर चीजों को प्रमोट कर रहा है या प्रमोट कर रही है वो खुद उसको करता है या करती है? करते नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जब हम YouTube में या कोई भी इंस्टा में जब देखते हैं, वो अलग अलग बताते हैं। जब ट्रेनर के पास जाते हैं तो वो कभी हमको ये चीज़ नहीं बताते, उनका अलग होता है
तो वही एक था कि और बड़ी तादाद से लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, ये बजाय कि आप कोई ट्रेनर के पास जाओ और फिजिकली उनके पास जाके सीखो। तो इसीलिए मतलब ये उनका रोल भी है कि अगर आप कोई भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो उसको आप खुद यूज किए हो कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश सर कि आपने समय बिताया और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें जो है फिटनेस को लेके और हेल्थ को कैसे अच्छा रखें उसके बारे में बताया। अगर आकाश सर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वो जो इंटरव्यू अच्छा लगा, तो आप कमेंट में बताइए। और अगर और कोई सवाल है हेल्थ और फिटनेस को लेके आप बताएं। और अगर डायरेक्ट उनके साथ बात करना भी चाहते हैं तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम उनका इंस्टाग्राम आईडी और फ़ोन नंबर भी दे देंगे, तो आप डायरेक्ट भी कंसल्ट कर सकते हैं आकाश सर से। धन्यवाद, नमस्कार।